दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां कानून और अपराध के बीच की लाइन अब धुंधली हो चुकी है। एक तरफ है ईशा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, संघर्ष और बलिदान के बाद आईपीएस अफसर बनने का सपना पूरा किया है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद है, न्याय और सिर्फ न्याय। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस घर और जिस परिवार से वह वर्षों बाद वापस लौटी है, वहां सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ है सूरज, जो कभी ईमानदारी और सच्चाई का नाम हुआ करता था। लोग उसे आदर्श मानते थे। लेकिन अब वही सूरज एक ऐसे नाम से जाना जाता है जिससे पूरा शहर डरता है, दादा भाई। उसका अपना एक अलग साम्राज्य है, अपना दरबार है और अपने ही तरीके का कानून। जो लोग न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं, वो सीधे उसके सामने झुकते हैं, क्योंकि अब शहर में फैसला अदालत नहीं, बल्कि उसका दरबार करता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ईशा को पहली बार इस सच का सामना करना पड़ता है। उसे बताया जाता है कि शहर में एक बड़ा अंडरवर्ल्ड नेटवर्क सक्रिय है और उसका सबसे बड़ा नाम है दादा भाई। ईशा का दिल कहता है कि ये कोई और होगा, लेकिन उसका दिमाग उसे चेतावनी देता है कि यह नाम उसके अतीत से जुड़ा हो सकता है। उसी समय शहर में एक और रहस्य छिपा हुआ है, आरव की मौत। लेकिन यह सच अभी तक ईशा से छुपाया गया है। घर के लोग, खासकर काव्या, हर हाल में यह चाहते हैं कि ईशा को यह सच्चाई अभी ना पता चले, क्योंकि अगर ईशा ने यह सच जान लिया तो शायद वह टूट जाएगी और उसका पूरा मिशन, उसका पूरा फोकस बिखर सकता है। इधर सूरज के दरबार में एक नई हलचल होती है। एक लड़की को जबरदस्ती लाया जाता है और तभी सूरज की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। सूरज की आंखों में डर और पहचान दोनों झलकते हैं, क्योंकि वह चेहरा कोई और नहीं बल्कि ईशा होती है। लेकिन वह उसे पहचानने से इनकार कर देता है, या शायद वह खुद को यह यकीन दिलाना चाहता है कि यह वही ईशा नहीं है जिसे वह कभी जानता था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली तूफान। सूरज के दरबार में उस पल हवा भारी हो जाती है। ईशा को नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सवाल है। वह चारों तरफ देखती है और तभी उसकी नजर उस शख्स पर पड़ती है जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, शांत मगर खतरनाक। वो है सूरज, यानी दादा भाई। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं और उसी पल समय जैसे रुक सा जाता है। ईशा का दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ईशा सख्त आवाज में पूछती है। दरबार में खड़े लोग चुप हो जाते हैं। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। और फिर धीरे से सूरज उठता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वह आगे बढ़ता है और ईशा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच बस कुछ कदम की दूरी है, लेकिन यह दूरी सालों की टूट चुकी यादों जितनी बड़ी है। सूरज उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर ठंडी आवाज में कहता है, यहाँ सवाल पूछने की इजाजत सिर्फ उसे होती है जो यहाँ जिंदा रहने की वजह जानता हो। ईशा की आंखें और तेज हो जाती हैं। मैं कानून की अफसर हूं और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। ये सुनकर दरबार में हलचल मच जाती है। कुछ लोग फुसफुसाते हैं, ये लड़की नहीं जानती ये किससे बात कर रही है। लेकिन सूरज मुस्कुराता नहीं, बस उसे देखता रहता है। फिर अचानक वह अपने आदमियों को इशारा करता है, इसे छोड़ दो। सभी चौंक जाते हैं, ईशा भी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सूरज धीरे से कहता है, ये हमारी मेहमान है। ईशा उसकी बात पर नाराज हो जाती है। मुझे तुम्हारी मेहमान बनने का कोई शौक नहीं है। सूरज की आंखों में पहली बार हल्की सी बेचैनी दिखती है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेता है। उसी समय काव्या वहां आती है और माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। वह ईशा को इशारा करती है कि अभी कुछ मत बोलो, लेकिन ईशा रुकने वालों में से नहीं है। उसे बस एक ही चीज चाहिए, सच। और सच अभी बहुत दूर है, या शायद बहुत करीब। दरबार के बाहर अंधेरा और गहरा हो जाता है और सूरज अकेले खड़े होकर सिर्फ एक बात सोचता है, क्या यह सच में वही है, या फिर किस्मत ने फिर से खेल खेला है। रात गहरी हो चुकी है और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है। ईशा अभी भी सूरज के दरबार में हुई बातों को समझने की कोशिश कर रही है। उसे हर तरफ सिर्फ सवाल ही सवाल दिखते हैं। आखिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? उसी समय काव्या धीरे से उसके पास आती है। उसकी आंखों में डर भी है और दर्द भी। वह ईशा को दूर ले जाती है और धीमी आवाज में कहती है, ईशा, कुछ बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। ईशा उसकी तरफ देखती है। कौन सी बातें? काव्या रुक जाती है, जैसे शब्द गले में अटक गए हों।
फिर वह धीरे से कहती है, आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही जैसे समय रुक जाता है। ईशा के चेहरे से रंग उड़ जाता है। क्या क्या कहा तुमने? काव्या उसकी आंखों में नहीं देख पाती। यह सच है, और यह सच हम सबने तुमसे छुपाया। ईशा के पैर कांपने लगते हैं। उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है, आरव नहीं रहा। वह पीछे हटती है, जैसे जमीन खिसक गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम लोग मुझे कैसे नहीं बता सकते थे? उसकी आवाज टूट रही है, लेकिन गुस्सा भी है। उसी समय दूर खड़ा सूरज यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। काव्या आगे कहती है, अगर तुम पहले ही जान जाती तो तुम खुद को संभाल नहीं पाती, और सूरज ने हमें रोक दिया था। यह सुनते ही ईशा का सिर सूरज की तरफ मुड़ता है। अब उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। वह सीधे सूरज के पास जाती है। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? सूरज चुप रहता है। उसकी आंखें भारी हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देता। ईशा आगे बढ़ती है। तुम बदल गए हो सूरज। पहले तुम सच के साथ खड़े होते थे, अब तुम झूठ छुपाने लगे हो। सूरज की आवाज पहली बार भारी होती है, क्योंकि कभी कभी सच इंसान को तोड़ देता है। दोनों के बीच खामोशी फैल जाती है, और उसी खामोशी में एक और बड़ा राज छिपा होता है, जो अभी बाहर आना बाकी है। रात अब अपने सबसे गहरे पहर में पहुंच चुकी है। हवा भारी है, और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। ईशा के दिल में गुस्सा, दर्द और धोखे की आग जल रही है। उसके सामने अब सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है, सूरज, जिसे कभी वह अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी। लेकिन आज वही सूरज उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ईशा धीमे कदमों से आगे बढ़ती है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन इरादा मजबूत है। तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया सूरज? सूरज उसकी आंखों में देखता है, लेकिन इस बार वह पहले जैसा शांत नहीं है। उसके चेहरे पर पहली बार थकान और दर्द साफ दिख रहा है। वह धीरे से कहता है, अगर तुम वो सच जान लेती तो शायद आज तुम मेरे सामने खड़ी नहीं होती। ईशा चौंक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सूरज एक लंबी सांस लेता है, और फिर धीरे धीरे अपना अतीत खोलना शुरू करता है। जिस सूरज को तुम जानती थी, वह वही था जो सिस्टम पर भरोसा करता था, कानून पर भरोसा करता था। लेकिन एक दिन उसी सिस्टम ने मुझे तोड़ दिया। ईशा चुप हो जाती है। सूरज आगे कहता है, जिस इंसाफ के लिए मैं लड़ रहा था, उसी ने मेरे अपने लोगों को मुझसे छीन लिया। उसकी आवाज भारी हो जाती है। और जब इंसाफ नहीं मिलता, तब इंसान खुद अपना कानून बना लेता है। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसका मतलब तुमने अपराध का रास्ता चुन लिया? सूरज उसकी तरफ देखता है। मैंने रास्ता नहीं चुना ईशा, हालात ने मुझे वहां खड़ा कर दिया जहां से वापसी नहीं थी। उसी समय काव्या बीच में आती है। ईशा, सच यही है कि सूरज ने सब कुछ खो दिया था, और उसने तुम्हें बचाने के लिए भी बहुत कुछ किया है। ईशा रुक जाती है। मुझे बचाने के लिए? सूरज की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि जिस दुनिया में मैं हूं, वहां तुम्हारा जिंदा रहना भी मुश्किल था। खामोशी और गहरी हो जाती है, लेकिन तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाज गूंजती है। दरबार हिल जाता है। आदमी दौड़ने लगते हैं। किसी ने हमला कर दिया है। सूरज तुरंत सख्त हो जाता है। वे लोग आ गए। ईशा चौंकती है। कौन लोग? सूरज एक पल उसे देखता है, और फिर कहता है, वही जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर धकेला था। अचानक सूरज ईशा का हाथ पकड़ता है। अगर तुम यहां रुकी, तो तुम भी इस जंग का हिस्सा बन जाओगी। ईशा अपना हाथ छुड़ाती है। मैं पुलिस हूं, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। सूरज हल्की सी मुस्कान देता है, और यही बात मुझे डराती है। तभी धमाके और तेज हो जाते हैं। दरबार में अफरा तफरी मच जाती है, और सूरज आखिरी बार ईशा की तरफ देखता है। अगर आज मैं गिर गया, तो याद रखना, दादा भाई कभी सच के खिलाफ नहीं था। और वह बाहर की ओर भाग जाता है। ईशा वहीं खड़ी रह जाती है। उसके सामने सिर्फ धुआं, आग और सवाल रह जाते हैं। और कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सच अभी भी अधूरा है।